स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में प्राइम कोर मेडिकोज में, जहाँ पर हम बात करेंगे हमारी फेशियल नर्व की फर्दर डिस्कशन की बात करेंगे हम। जहाँ पर हमको बात करनी है किसकी, पैल्सी की, फेशियल नर्व की पैरालिसिस की बात करनी है सर। कि ये तो पहले लिखा हुआ है सब यहाँ पर कि फेशियल नर्व की पैल्सी होती किन किन कारणों से है और कौन से रीजन से है। उसमें से भी जो सबसे मेन कारण है, सबसे प्रमुख कारण है जो हमको स्टडी करना है, वो हम डिस्कस करेंगे सर। ठीक है ना। इसके बाद तो ये हमारा पैटर्न रहेगा। पहले तो सिर्फ पैरालिसिस के कॉजेस हैं, फिर हम एक तरह की पैरालिसिस को डिस्कस करेंगे जो है बेल्स पैल्सी, उसको हम अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एक बार कॉजेस पर नजर डालते हैं सर, आ जाओ। तो देखो कॉजेस की बात की जाए तो इतना मुश्किल नहीं है कॉजेस, जितना ये दिख रहा है पार्ट आपको। देखो इसका पार्ट याद रखो तुम, किसका, फेशियल नर्व का ना पार्ट याद रखो। सबसे पहले ये शुरू हुई थी कहां पर, ब्रेन में शुरू हुई थी कि नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी सर। तो ब्रेन में शुरू हुई थी तो मान लो ब्रेन में दिक्कत आ गई, ब्रेन में कोई एब्सेस हो गई, कोई इंफेक्शन हो गया, ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया, तो हो सकती है फेशियल नर्व अफेक्ट है। अरे बस फेशियल नर्व कंप्रेस हो सकती है किसी ट्यूमर की वजह से। कोई इंफेक्शन फेशियल नर्व को भी अफेक्ट कर सकता है सर, कोई एब्सेस से फेशियल नर्व भी अफेक्ट हो सकती है, तो उसका पैरालिसिस हो सकता है, जायज है होना बिल्कुल। तो ब्रेन वाला पार्ट क्लियर है। आते हैं इंट्राक्रेनियल पार्ट पर मेरे। इंट्राक्रेनियल पार्ट कौन सा था? ब्रेन से लेकर के इंटरनल अकाउस्टिक मेटस से पहले वाला पार्ट। तो उस रास्ते के बीच में, उस रास्ते के बीच में कहां दिक्कत आ सकती है? खुद इंटरनल अकाउस्टिक मेटस में। उस इंटरनल अकाउस्टिक मेटस में पास होने वाली एक नर्व होती है, एट नर्व, उसी के कैंसर को बोलते हैं अकाउस्टिक न्यूरोमा। इसको भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं हमारी आगे वाली वीडियोस में। ठीक है ना। अकाउस्टिक न्यूरोमा, अगर इसका कैंसर हो गया, हेमांजियोमा हो गया मान लो वहां पर, तो उससे भी मेरी फेशियल नर्व अफेक्ट होगी। आगे बात समझ में। बात करें इंट्राटेम्पोरल पार्ट की, मतलब कि अब मैं मेरे ईयर के अंदर घुस चुका हूं। इस इंटरनल अकाउस्टिक मेटस से लेकर के मिडिल ईयर तक के पार्ट को मैं इंट्राटेम्पोरल पार्ट बोल रहा था। अब यहाँ पर कितनी सारी दिक्कतें आएंगी सर, आपको अंदाजा भी नहीं है। इडियोपैथिक, ऐसी दिक्कत जो हमको पता ही ना चले और पाल्सी हो गई। अरे सर आपको यही डिस्कस करनी है, यही बात ही हमको सबसे ज्यादा डिस्कस करनी है। इसका नाम क्या है? बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी जो बिना बेल बजाए आए। अरे बस मतलब कि बिना किसी नॉन पैथोलॉजी के, हमको पता भी नहीं, बिना नॉन एटियोलॉजी हमको पता नहीं है कि कैसे हो गई, लेकिन हो गई पाल्सी। ठीक है, इसको बोलते हैं बेल्स पाल्सी। फिर इन्फेक्शंस हो गए, देखो ईयर के अंदर आ चुके हैं ना तुम, तो ईयर के इन्फेक्शंस होंगे तब भी मेरी फेशियल नर्व अफेक्ट होगी, सीधी सी बात है। इन्फेक्शंस कैसे? एएसओएम पढ़ते हैं हम, सीएसओएम पढ़ते हैं, सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो गया, या फिर हर्पीज जोस्टर का वायरस का इन्फेक्शन हो गया। हर्पीज जोस्टर वायरस के इन्फेक्शन को ही बोलते हैं रामसे हंट सिंड्रोम। इसको भी शायद थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें हम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखो हर्पीज जोस्टर के इन्फेक्शन से जो मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं रामसे हंट सिंड्रोम। कोई ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा कैसा? सर्जरी कोई कर रहे थे हम मिडिल ईयर की, वहां पर कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, वहां पर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, फेशियल नर्व हमने रिसेक्ट कर दी। कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, जहाँ पे मिडिल ईयर में कोई मान लो मिडिल ईयर के सिर के बल ही गिर गए यहाँ से, तो फेशियल नर्व बहुत जोर से गिर, या फिर कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई कान के अंदर, एक्सीडेंटल इंजरी, तो उसकी वजह से भी फेशियल नर्व की पैल्सी हो सकती है। कोई कैंसर है मिडिल ईयर का, जैसे कि ग्लोमस ट्यूमर, इसकी बात भी हम आगे वाली वीडियोस में करेंगे सर। ग्लोमस ट्यूमर, कोई और कैंसर हो गया मिडिल ईयर का, तो उसकी वजह से भी मेरी फेशियल नर्व अफेक्ट हो सकती है। मैं तो इतना बता रहा हूँ बस। ठीक है, बात करते हैं अब हमको कान से बाहर आते हैं। कान से बाहर आए, अरे यार एक पॉइंट रह गया फेशियल नर्व की एनाटॉमी में। मैंने कहा था ना कि जो फेशियल नर्व है वो जब मेरी स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से बाहर आएगी तो अपनी 5 ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाएगी। ये किस स्ट्रक्चर के पीछे होगा? ये पैरोटिड ग्लैंड के पीछे होगा। आगे बस पैरोटिड ग्लैंड के पीछे। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करेंगी, सप्लाई बिल्कुल नहीं करेगी सर, बस उसके एनाटॉमिकल रिलेशन में आ रही है कि इसके पीछे पीछे जाकर के अपना पंजा खोल रही है एक तरह से। अरे बस ये पंजा ऐसे खुलता है, तो ये पैरोटिड ग्लैंड इसके रिलेशन में आ रहा है, इसके सप्लाई में नहीं आ रहा। अरे इसलिए मैंने कहीं भी पैरोटिड ग्लैंड नहीं लिखा था, इसके सिर्फ पीछे से, इसके पीछे से डिवाइड हो रही है बस। ठीक है, तो अब मान लो पैरोटिड ग्लैंड में कोई कैंसर हो गया, यहाँ पे इसका कोई कैंसर हो गया, तो ये सब कंप्रेस हो सकती है ना यार, बिल्कुल हो सकती है सर। अगर यहाँ पे सर्जरी करी हमने पैरोटिड ग्लैंड की, पैरोटिड ग्लैंड को हटाया हमने, तो इसके पीछे की छिपी हुई ब्रांचेस मान लो सर्जन को नहीं दिखी, उसने वो भी रिसेक्ट कर दी, तो उसकी सर्जरी में भी पैरालिसिस हो सकती है। एक्सीडेंटल मान लो हो सकता है। ठीक है, सिस्टमिक डिसीज की बात करें तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपोथायरायडिज्म, लेप्रोसी, ल्यूकेमिया, इन सब डिसीज में भी हमको रिस्क रहता है इसका, फेशियल नर्व की पैल्सी का। ठीक है, अब सिर्फ इसको बात करेंगे हम, इसको बेल्स पैल्सी को डिटेल में बात करेंगे सर। तो देखो लास्ट वीडियो में हमने कॉजेस की बात की थी, जहां पर अलग अलग पार्ट के, फेशियल नर्व के अलग अलग पार्ट के पैरालिसिस के अलग अलग कॉजेस थे। ठीक है, तो उनमें से भी इंफ्राटेम्पोरल पार्ट जो था फेशियल नर्व का, उसमें हमें एक इडियोपैथिक पार्ट, इडियोपैथिक कॉज देखा था। इडियोपैथिक कॉज मतलब कि कोई कॉज का पता ना होना एक तरह से। ठीक है, इसका पता नहीं है कॉज क्यों हो रहा है, बस हो रहा है इसलिए इसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो बेल्स पाल्सी को एक और नाम से जाना जाता है इडियोपैथिक, नाम ही आ गया सर एटियोलॉजी, इडियोपैथिक पेरिफेरल फेशियल पैरालिसिस, या फिर इसको बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एक्यूट ऑनसेट, पैरालिसिस ऑफ एक्यूट ऑनसेट।
ठीक है सर, इतनी बात होगी। अब इसको देखो, हम ना इसको इतनी फिलहाल इस 3 हेडिंग में देखेंगे, अभी आगे भी हेडिंग्स आएंगे जहां पर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे सर। क्लासिफिकेशन के बाद हम इसके डायग्नोसिस के टेस्ट देखेंगे, फिर ट्रीटमेंट वाले पार्ट पर भी जाएंगे। अभी फिलहाल हम इन तीनों हेडिंग्स की बातें करेंगे मेन तो, ठीक है। आओ बात करते हैं किसकी, बेल्स पैल्सी की। तो बेल्स पैल्सी के इंट्रोडक्शन में पहले 3 पॉइंट्स लिखेंगे हम। वो पॉइंट्स क्या है सर, कि टोटल जो फेशियल पैरालिसिस होते हैं, हम जितने भी कॉजेस स्टडी किए उनमें से 60 से 60 से 75% केसेस में क्या होती है, बेल्स पाल्सी होती है। देखो कितनी बड़ी बात है ये, कि 60 से 65% फेशियल पैरालिसिस का कॉज हमें पता ही नहीं है। अरे बस इसका मतलब यही तो है, इडियोपैथिक है, तो हमको इटियोलॉजी पता ही नहीं है, इसलिए 60 से 75% जो फेशियल पैरालिसिस है वो क्या है, इडियोपैथिक है, मतलब कि एक तरह से बेल्स पाल्सी है, ठीक है। और उसके बाद ये हेरिडिटरी भी हो सकती है, सॉरी एक मिनट, इसकी बात करें तो ये मेल और फीमेल को, हाँ मेल और फीमेल को इक्वली अफेक्ट करती है सर, ठीक है। और इसका रिस्क बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, रिस्क इंक्रीज इन प्रेगनेंसी, ठीक है, याद रखना है सर। अब आते हैं इसकी इटियोलॉजीज पर। इसकी इटियोलॉजीज क्या है, इटियोलॉजीज हमको पता ही नहीं है सर, ठीक है। तो इटियोलॉजीज में क्या लिखे हैं यहाँ पर, देखो इसको हेरिडिटरी कॉज भी माना गया है, किसी में देखा गया है कि किसी के अंदर पहले से बेल्स पाल्सी थी, तो उसकी आने वाली जनरेशन में 10% लोगों में 10% जो केसेस आते हैं वो हेरिडिटरी केसेस भी आते हैं। किसी में मान लेते हैं कि ऑटो इम्यून भी होगी, ठीक है। और किसी केस में बताया जाए आपको, केसेस में देखे जाते हैं ऑटो इम्यून रिएक्शन हमारी बॉडी में होते हैं, अगर वो नर्व को ही डैमेज कर रहे हैं तो वो बेल्स पाल्सी प्रोड्यूस कर सकते हैं इस तरह से। और कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी माने गए हैं रिस्पॉन्सिबल हैं बेल्स पाल्सी के लिए। कुछ वैस्कुलर इश्चीमियाज, मान लो कि जो ब्लड वेसल्स सप्लाई कर रही थी, देखो नर्व को भी ब्लड सप्लाई चाहिए, फेशियल नर्व को भी ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है ना। हम उसकी बात इतनी नहीं करते हैं डिटेल में क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर उन वेसल्स का मान लो इश्चीमिया हो जाए तो क्या पैल्सी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। तो बेल्स पाल्सी इसके लिए भी कॉज आ जाता है। अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं सर। देखो क्लिनिकल फीचर मैं इससे समझाऊंगा तुमको, ठीक है। इसके अंदर सारे क्लिनिकल फीचर्स लगभग क्लियर हो जाएंगे तुमको। देखो क्या होता है इस बंदे में, इस बंदे से देखो पहली बात तो ये पैरालिसिस किसका है, हाफ साइड का है, हाफ साइड का पैरालिसिस है, ठीक है ना। पूरे फेस का पैरालिसिस नहीं है, हाफ साइड का पैरालिसिस है। तो देखा जाए तो इस बंदे में क्या होता है, जो साइड नॉर्मल होती है उसमें तो ये आंख बंद कर लेता है, लेकिन इस आंख, जो आंख इसकी एबनॉर्मल है, जिस साइड की फेशियल पैल्सी, जिस साइड से इसको पैल्सी हो रखी है, उस साइड से इसकी आंख बंद हो ही नहीं पाती सर। तो एक पॉइंट लिखेगा कि पेशेंट अनएबल टू क्लोज हिज आईज, क्लोज हिज आईज नहीं, आई जो अफेक्टेड आई है, अफेक्टेड साइड है उसकी आई, ठीक है, वो क्लोज नहीं हो पाती। तो जब ये क्लोज करने की कोशिश करता है सर, तो क्या होता है, आंख तो क्लोज नहीं होती, इसकी जो आई बॉल होती है ना सर, वो ऊपर की तरफ चली जाती है। तो सेकंड पॉइंट ये लिख सकते हो कि व्हेन पेशेंट ट्राइज टू क्लोज हिज आई बॉल मूव अपवर्ड। ये 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब देखो तुम इसकी अफेक्टेड साइड से आंख से लैक्रिमेशन रहेगा, कंटीन्यूअसली कुछ पानी निकलता रहेगा, कुछ यहाँ पे सिक्रीशन सी भी रहेगी, और जो क्या कहते हैं एक तरह से लैक्रिमेशन रहेगा वो कंटिन्यूड रहेगा। और एंगल ऑफ माउथ से जो है तुम्हारे सलाइवा निकलता रहेगा यहाँ पर। तो ये 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। कंटिन्यूअस सैलिवेशन रहेगा, सॉरी लैक्रिमेशन रहेगा, और एंगल ऑफ माउथ से कंटिन्यूअस जो रहेगा वो क्या रहेगा, सैलिवेशन रहेगा। और जो इसका जो फेस है वो सिमेट्री में नहीं रहेगा, देखो सिमेट्री नहीं है फेस में, मैंने लिप्स सिमेट्रिकल बना दिए, ठीक है। ऐसे सिमेट्री में नहीं होंगे, कुछ ऐसे डिफरेंस होंगे, ये यहाँ भी एकदम ठीक है, ये कुछ ऐसे लिप्स आ जाएंगे इसके, ठीक है ना। ये नोज भी ऐसे लटकी हुई, आंख भी ऊपर नीचे होंगी, तो ये सिमेट्री नहीं रहेगी फेस में, ठीक है। तो हमने ये वाला पॉइंट बताया था, 2 पॉइंट यहाँ बताए थे। उसके बाद मैंने बताया था कि आंसू निकलते रहेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ से क्या होगा, एंगल ऑफ माउथ से सैल्यूशन होता रहेगा, सिमेट्री नहीं होगी फेस की, और यहाँ पर सेंसेशन जो होगी इसकी टेस्ट की वो खत्म हो जाएगी सर। अरे ये बस समझ में। तो ये हमने बात करी क्लिनिकल फीचर्स की। अब इसके अगले पार्ट में हम बात कर रहे हैं किसकी, बात करेंगे डायग्नोसिस की। पहले तो इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर डायग्नोसिस वाला पार्ट देखेंगे, और फिर ट्रीटमेंट पर जाएंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब किसकी, क्लासिफिकेशन की, ठीक है। हमने इस बेल्स पाल्सी को 2 तरह की क्लासिफिकेशन में स्टडी करेंगे। एक तो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन होती है जो बेस्ड होती है हमारे क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर, और दूसरी तरफ की क्लासिफिकेशन पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये डिग्री ऑफ नर्व डैमेज पे बेसिस होती है, डिग्री ऑफ नर्व डैमेज, ठीक है। बात की जाए क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर जो क्लासिफिकेशन है उसकी, तो इसको 6 ग्रेड्स में बांटा गया है और इसको 5 ही ग्रेड्स में बांटा गया है, ठीक है ना। तो 6 ग्रेड्स, हम 6 के 6 ग्रेड को स्टडी करेंगे। पहला ग्रेड तो है कि यहाँ पर जो है कोई क्लिनिकल फीचर नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ, ठीक है ना, एकदम नॉर्मल है।
दूसरी स्टेज पर आते हैं सर। दूसरी स्टेज क्या होती है, यहाँ पर जो मेरी वीकनेस होती है, स्लाइट वीकनेस आने लग जाती है फेस पर, ठीक है, स्लाइट वीकनेस, क्लियर फीचर है ना यहाँ पर, तो स्लाइट वीकनेस आने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई डिसफिगरमेंट नहीं होता है, कोई किसी भी तरह की, एक तरह से वो यहाँ पर एक तरह थोड़ी सी बस वीकनेस रहती है, एक तरह से नमनेस रहेगी फेस पर, है ना, और कोई किसी भी तरह की वो डिसफिगरमेंट नहीं होगी फेस पर, और किसी एकदम सिमेट्री भी नॉर्मल रहती है, ठीक है, नॉर्मल सिमेट्री रहती है। अब ये थर्ड स्टेज जो ये वाली इस स्टेज को क्या बोलते हैं हम, माइल्ड, माइल्ड, ठीक है, यहाँ ऐसे ब्लू पेन से लिख देता हूं, ठीक है, माइल्ड। अब ये नॉर्मल थी, ये माइल्ड हो गई, ठीक है। तीसरी स्टेज को बोलते हैं मॉडरेटली, मॉडरेट बोलते हैं, मॉडरेट। फोर्थ स्टेज होती है हमारी मॉडरेटली सीवियर होती है, ठीक है, और फिफ्थ स्टेज होती है हमारी सीवियर होती है, और यहाँ पर एकदम बिल्कुल लॉस्ट जो फंक्शंस जो होते हैं वो एकदम, यहाँ पे कोई मूवमेंट, नो मूवमेंट, ठीक है ना, नो मूवमेंट, कंप्लीट पैरालिसिस, ठीक है। तो बात करते हैं किसकी, यहाँ पर मॉडरेट की, ठीक है। मॉडरेट में क्या होता है सर, मॉडरेट में भी वीकनेस जो होती है वो स्लाइट होती है, स्लाइट वीकनेस होती है, ठीक है, और जो डिसफिगरमेंट होती है वो ऑब्वियस होती है, ऑब्वियस होती है, लेकिन यहाँ पर जो सिमेट्री होती है वो एकदम नॉर्मल होती है, ठीक है। मॉडरेटली सीवियर की बात करें तो यहाँ पर भी वीकनेस जो होगी वो स्लाइट रहेगी, नहीं यहाँ पर वीकनेस अच्छी खासी रहती है, वीकनेस प्रेजेंट होती है यहाँ पर, ठीक है ना, वीकनेस प्रेजेंट होगी यहाँ पर, अच्छी खासी वीकनेस होगी यहाँ पर, और जो डिसफिगरमेंट होगा वो भी ऑब्वियस होगा, मतलब कि चेहरा तुमको देख करके पता चल जाएगा कि इस बंदे को फेशियल पैरालिसिस होने लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी सिमेट्री तो फिर भी नॉर्मल रहती है, ठीक है ना, फेस जो है वो आवड़ तेवड़ नहीं नजर में आएगा, लेकिन यहाँ पर नमनेस और वीकनेस होगी यहाँ पर, ठीक है ना, नॉर्मल सिमेट्री रहती है। अब यहाँ पर कि वीकनेस भी है, ऑब्वियस है वीकनेस भी, और जो सिमेट्री है वो भी, सॉरी जो हमारी वो थी स्लाइट वीकनेस थी, है, ठीक है, और ऑब्वियस रहेगी, यहाँ डिसफिगरमेंट रहेगी वो भी रहेगी, और यहाँ पर सिमेट्री भी एबनॉर्मल रहेगी, ठीक है, और यहाँ पर तो कोई मूवमेंट ही नहीं रहेगी, ठीक है सर। तो एकदम ये सिमेट्री एबनॉर्मल एकदम लास्ट स्टेज में जाकर के हुई है, सीवियर वाले स्टेज में, ठीक है। वीकनेस और जो डिसफिगरमेंट है वो रहेगा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर डिसफिगरमेंट नहीं रहेगा, सिर्फ वीकनेस रहेगी और सिमेट्री नॉर्मल रहेगी, तो ये स्टेजेस रहेंगी, ठीक है। ये हमें क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर हमने स्टडी कर लिया, किसको, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन को, याद रहेंगे ये पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर। ये किसके ऊपर बेस्ड है, नर्व डैमेज। तो नर्व डैमेज के ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन को स्टडी करने से पहले एक बार मैं नर्व के स्ट्रक्चर को देख लूंगी, कैसी दिखती है हमारी फेशियल नर्व। फेशियल नर्व इतनी लंबी जा रही है, अगर मैं उसको ऐसे काट दूं, उसका क्रॉस सेक्शन तुम्हारे सामने दिखाया जा रहा है सर। तो क्रॉस सेक्शन देखो, बाहरी बाहर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरिन्यूरियम, बाहर से अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं सर। तो अंदर तो भरे होते हैं एक्सॉन्स, क्या होते हैं, ए से एक्सॉन्स। एक्सॉन्स के गुच्छे को कवर करता है कौन, एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम। उन एंडोन्यूरियम्स के गुच्छे को कवर करती है कौन, एपिन्यूरियम, और बहुत सारी एपिन्यूरियम्स को मिलाकर के क्या बोलते हैं हम, पेरिन्यूरियम, ठीक है। देखो इसमें भी पहली स्टेज तो एकदम नॉर्मली रहेगी सर, कोई नर्व डैमेज नहीं है, सब कुछ ठीक है। दूसरी स्टेज पे क्या होता है, यहाँ पे पैल्सी है लेकिन नर्व अभी तक थोड़ी सी ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे नर्व डैमेज होनी शुरू हुई है एक तरह से, इसको नॉर्मली मानते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक्सॉन डैमेज होने शुरू होते हैं, यहाँ पर एक्सॉन डैमेज होते हैं। इस स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे क्या, देखो थर्ड स्टेज पे क्या होगा, यहाँ पर एंडोन्यूरियम डैमेज होना शुरू होगा, एंडोन्यूरियम डैमेज होगा, इसके बाद एपिन्यूरियम डैमेज होगा, ठीक है, और इसके बाद कंप्लीट नर्व का रिसेक्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में, अभी पेरिन्यूरियम भी डैमेज होगा तो पूरी नर्व डैमेज होगी ना एक तरह से, तो कंप्लीट नर्व का रिसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको, इस एक्सॉन के डैमेज को बोलते हैं एक्सोनोटोमेसिस, एक्सोनोटोमेसिस, ठीक है। और इसको बोलते हैं न्यूरोटोमेसिस, ठीक है। न्यूरोटोमेसिस विद प्रिजर्वेशन ऑफ एपिन्यूरियम, ऐसे बोल देते हैं इसको, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ एपिन्यूरियम। इसमें भी ऐसे ही बोलते हैं कि न्यूरोटोमेसिस इसमें भी है, प्रिजर्वेशन ऑफ पेरिन्यूरियम, इसमें कंप्लीट नर्व रिसेक्शन, ठीक है। इसमें भी एज इट इज लिख लेना कि न्यूरोटोमेसिस विद प्रिजर्वेशन ऑफ पेरिन्यूरियम, ठीक है, क्योंकि देखो एपिन्यूरियम डैमेज हो गया, एपिन्यूरियम डैमेज हो गया मतलब पेरिन्यूरियम बचा हुआ है, ठीक है ना। तो सॉरी ये पेरिन्यूरियम है, क्या है ये, एपिन्यूरियम है ना, ये एपिन्यूरियम डैमेज हो गया लेकिन क्या है, पेरिन्यूरियम बचा हुआ है, तो इसलिए इसको ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ पर न्यूरोटोमेसिस हो गया लेकिन ये प्रिजर्व रह गया,
ठीक है, आ रही है समझ में? तो इसको ऐसे ही याद रखो तुम फिलहाल तो कि यहाँ पर एक्सॉन का डैमेज है, यहाँ पर एंडोन्यूरन का डैमेज है, यहाँ पर एपिन्यूरन का डैमेज है, यहाँ पर कंप्लीट नर्व का डैमेज है। यहाँ पर लिख लो एक बार कि नॉर्मल नहीं है एक तरह से, यहाँ पर लिखते हैं कि एक्सोप्लाज्म में थोड़ी सी दिक्कत आती है, एक्सोप्लाज्म का डैमेज शुरू हो जाता है, मतलब कि इस एक्सॉन के अंदर भी डैमेज शुरू कर दिया एक तरह से, नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना? तो ये क्लियर है स्टेजेस तुमको सारी। तो यहाँ से हमने क्लासिफिकेशन की बात कर ली है सर, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, डायग्नोसिस की। आइए देखते हैं। तो अब बात होगी किसकी, डायग्नोसिस की, किसकी, बेल्स पैल्सी की डायग्नोसिस की। ठीक है, तो बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो इसमें दो तरह के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं सर, कितने तरह के, दो तरह के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। पहला है टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट, और उसके बाद बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट की। टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट में फर्क क्या है, पहले तो ये बात करते हैं हम। टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट में एक्चुअली में हम क्या देख रहे हैं कि ये नर्व अपना फंक्शन कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ठीक है ना? क्योंकि ये इंजरी स्पेशल नर्व के अलग अलग लेवल्स पे होती है, इसलिए हम इसके हर लेवल पे जो अराइज होने वाली जो ब्रांचेस हैं उनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं। आ रही है समझ में? जैसे मान लो कि मेरे को देखना है कि प्योर टोनोडिमेट्री करनी है। प्योर टोनोडिमेट्री में क्यों कर रहा हूँ, देखो ये कहाँ पे भी गई थी, ये जो मेरी फेशियल नर्व है ये मेरी इनर ईयर पे भी गई है, ये मेरी कहाँ मिडिल ईयर पे भी गई है ना? तो अगर मान लो कि ये मेरी नर्व डैमेज हुई है इनर ईयर की इटियोलॉजी के कारण, मतलब कि मतलब इनर ईयर में कोई दिक्कत हुई थी उसकी वजह से अगर मेरी ये नर्व डैमेज हुई है, तो मैं अगर मान लो पहले मेरे को दिख रहा है कि बंदे को क्या है, फेशियल पैरालिसिस हो रखा है, आधी फेस पे पैरालिसिस हो रखा है, मेरे को ये दिख रहा है, ठीक है ना? अब मैं प्योर टोनोडिमेट्री करके ये देख रहा हूँ कि ये डिसीज उसको इनर ईयर से एक्वायर हुई है या आउटर मिडिल ईयर से एक्वायर हुई है, ठीक है ना? अगर तो मान लो कि इस पीटीए में मान लो ऐसा रिजल्ट आया कि एसएनएसएल दिखा रहा है, एसएनएसएल दिखा रहा है, तुम मेरे को बताओ कि ये कौन सी डिसीज है, इनर ईयर की डिसीज है। अब ये इनर ईयर की डिसीज में फेशियल नर्व अफेक्ट हो सकती है, आ रही है बात समझ में? इसलिए प्योर टोनोडिमेट्री कर रहा हूं। शर्मा टेस्ट में क्या होता है, शर्मा टेस्ट में हम लैक्रिमेशन टेस्ट करते हैं सर, ठीक है? मैंने देखा था कि ये जो ऊपर वाली नर्व है ये लैक्रिमल ग्लैंड को भी सप्लाई कर रही थी, तो उसकी फंक्शनिंग देखूंगा मैं कि वो ठीक से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है फंक्शन, तो वो शर्मा टेस्ट होता है, ठीक है? लैक्रिमेशन टेस्ट करते हैं इसमें। स्टेपिडियस रिफ्लेक्स की टेस्टिंग होती है सर, मिडिल ईयर में एक ब्रांच दी थी इसमें नर्व टू स्टेपिडियस मसल, वो स्टेपिडियस रिफ्लेक्स ला रही थी, उस रिफ्लेक्स को टेस्ट करते हैं हम, स्टेपिडियस रिफ्लेक्स टेस्ट। इलेक्ट्रोगस्टोमेट्री, इसके नाम में गस्टो छुपा है, गस्टो मतलब टेस्ट, तो कॉर्डा टिम्पेनाई को चेक कर रहे हैं एक तरह से यहाँ पर, आ रही बात समझ में? उसके बाद सब मैंडिबुलर सेरेब्रल फ्लो की टेस्टिंग कर रहे हैं, देखो नाम में सब कुछ है कि नहीं है? तो ये तुम ऐसे याद रखो या फिर याद रखना कि यहाँ पे अलग इस नर्व के जो फंक्शंस हैं हम उसको टेस्ट कर रहे हैं एक तरह से, आ रही बात समझ में? आते हैं हम किस पर, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट पर। यहाँ पर हम इस नर्व से जनरेट होने वाले पोटेंशियल्स को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? अलग अलग देखो यहाँ पर जो फेशियल नर्व है मेरी, ये नॉर्मल से मेरे पास नॉर्मल लेवल्स पहले से रिकॉर्डेड होते हैं, मैं उनको स्टडी करता हूँ। मेरी जो अब पेशेंट आ रहा है फेशियल नर्व की डिसीज का, उसकी जो नर्व से जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसके साथ टेस्ट कर रहा हूँ एक तरह से। तो ये क्या होता है, मिनिमल नर्व एक्साइटेटरी टेस्ट। मिनिमल नर्व एक्साइटेटरी टेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं ये चेक करने वाला हूं सर कि मैं एक जो मेरी पेशेंट की नर्व है, पेशेंट की जो मेरी फेशियल नर्व है ना सर, फेशियल नर्व जो मेरी पेशेंट की है, इसको कितना मिनिमम मैं स्टिमुलेट करूं, मतलब कि कितना मिनिमम थ्रेशोल्ड चाहिए इसको कि ये स्टिमुलेट हो जाए। देखो ये अगर मान लो कि मैंने कहा कि इसको मैंने कोई पोटेंशियल दी, मान लो किसी मैंने कोई इसको एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराई, इससे कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू दी होगी मैंने इसको, अरे बात समझ में? वो थ्रेशोल्ड वैल्यू मैं कंपेयर करूंगा नॉर्मल के साथ। अगर वो नॉर्मल से ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा आ रही है थ्रेशोल्ड, मतलब कि इसको ज्यादा स्टिमुलेट करना पड़ रहा है, ठीक है ना? एक्टिवेट करने के लिए ज्यादा स्टिमुलेट करना पड़ रहा है, इसके मतलब कि इसके अंदर पैरालिसिस शुरू हो चुका है, यही मतलब है ना इसका। तो यहां से हम क्या निकालते हैं, थ्रेशोल्ड। आ रही है समझ में? इसके बाद ये क्या है, मैक्सिमम स्टिमुलेशन टेस्ट। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक नर्व को मैक्सिमम स्टिमुलेट कर रहा हूं, इसी फेशियल नर्व को मैक्सिमम स्टिमुलेट करके वो कितना रिस्पांस ला रही है उसको स्टडी कर रहा हूं। आ रही है बात समझ में? तो ये बात हो गई किसकी, मैक्सिमम रिस्पांस की। इससे क्या फर्क पता चलेगा कि मैं नॉर्मल पर्सन में एक मैक्सिमम स्टिमुलस किसी को दे करके कितना रिस्पांस जनरेट करा पा रहा हूं उसकी रिकॉर्डिंग, और उसके बाद इस पेशेंट के अंदर उसी मैक्सिमम स्टिमुलस को दे करके कितना रिस्पांस मैं जनरेट करा पा रहा हूं उसका कंपैरिजन। आ रही है बात समझ में? क्लियर एकदम? उसके बाद ये क्या होती है, इलेक्ट्रोन्यूरोनोग्राफी होती है। उसके बाद ये क्या होती है, इलेक्ट्रोन्यूरोनोग्राफी, इसको बोलते हैं इवोक्ड इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी बोलते हैं इसको, इवोक्ड इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी बोलते हैं, ठीक है ना? और ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी मतलब कि यहाँ पर बस नर्व के अंदर चेंजेस को स्टडी करते हैं, इसके अंदर मसल के अंदर चेंजेस को स्टडी करते हैं, जो आयंस के चेंजेस होते हैं ना, बैलेंस आयन के जो इम्बैलेंस होते हैं उनको हम उसके नर्व के अंदर वो जो मूवमेंट होगी इसकी आयंस की, उनको स्टडी करेंगे, इसके अंदर मसल्स के अंदर जो आयंस की मूवमेंट होगी इसको स्टडी करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा डायग्नोसिस पार्ट क्लियर होता है यहाँ पर। तो बात कर रहे हैं अब हमारे लास्ट पार्ट की, इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी, ये फेशियल नर्व भी खत्म हो जाएगी। सर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बेल्स पाल्सी का?
इंपॉर्टेंट है सर, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेल्स पैल्सी इतनी कॉमन है तो उसका ट्रीटमेंट भी पता होना चाहिए हमको। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट 3 चीजों से कर सकते हैं हम, जनरल लेवल पे, मेडिकल दवाई दे करके और सर्जरी करके। ठीक है ना, तो पहले तो जनरल की बात करते हैं। जनरल में कुछ भी नहीं है सर, पेशेंट को बोलना है कि तुम ठीक हो जाओगे, उसको अच्छी केयर देनी है। ठीक है, आई उसकी देखो आंख खराब हो सकती है ना यार, आंख की केयर करनी है, फिजियोथेरेपी देनी है उसको फेशियल पेन हो रहा है सर, ठीक है ना, फेशियल पेन होगा तो उसको एनाल्जेसिक देने हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेडिकल पर। मेडिकल में उसमें स्टेरॉइड्स, मोस्ट कॉमनली जो ट्रीटमेंट किया जाता है बेल्स पैल्सी का वो स्टेरॉइड्स, इसमें दिया क्या जाता है, प्रेडनिसोलोन दिया जाता है सर। ठीक है ना, प्रेडनिसोलोन। अब इसकी भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं सर, पेशेंट डायबिटिक नहीं होना चाहिए, पेशेंट हाइपरटेंसिव नहीं होना चाहिए, पेशेंट को पीयूडी नहीं होना चाहिए, पेशेंट को लेप्रोसी नहीं होनी चाहिए, पेशेंट को टीबी नहीं होना चाहिए, और भी दिक्कत, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, एड्स नहीं होना चाहिए, कि ये सब प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में इनमें भी स्टेरॉइड्स नहीं देते हैं। तो इसकी बहुत सारी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो ट्रीटमेंट है वो मेडिकल ट्रीटमेंट ही है, प्रेडनिसोलोन दिया जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है? अब बात करते हैं सर्जरी की। देखो अब सर्जरी करेंगे, क्यों सर्जरी जरूरी है? यहाँ पर हमारी नर्व क्या हुई है, डैमेज हुई है सर। ठीक है ना, कहीं ना कहीं से नर्व जो होती है वो डैमेज हो गई है, अब उसको रिपेयर करना है या तो उसको डिकम्प्रेस। मैंने बताया था एक एरिया ऐसा है हमारी नर्व का जहां पर वो मैक्सिमम चांसेस ऑफ डिकम्प्रेशन रहते हैं, मैक्सिमम चांसेस ऑफ कंप्रेशन रहते हैं। सॉरी यार, जब मैं बता रहा था वो टेम्पोरल रीजन में जब आ रही थी, कैसे इंटरनल अकाउस्टिक मीएटर्स से जब वो आ रही थी, मैंने कहा था ये फैलोपियन का लेवरेंथाइन पार्ट उसका, जब इंटरनल अकाउस्टिक मीएटर्स को पार किया था उसने नर्व ने, तो वो इनर ईयर के अंदर आ रही थी ना, इनर ईयर के अंदर से घूम भी रही थी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैंने कहा था ये कैनाल के अंदर ट्रैवल करता है, वो क्या था, फैलोपियन कैनाल। वो नैरोएस्ट पार्ट होता है मेरे पूरी नर्व के पाथवे का। तो नैरोएस्ट पार्ट है, मैंने ऐसे भी डायग्राम बनाया था, ये होरिजोनटल कैनाल बनाया था, इसके अंदर मैंने कहा था कि ये नर्व पूरी फिट हो जाती है। तो अगर जब इसका इंफेक्शन होगा, फैलोपियन कैनाल का जब इंफेक्शन होगा, तो मेरी ये उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, एडिमा होगा, तो मेरी ये नर्व कंप्रेस होनी शुरू होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, और इसके पैल्सी होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं सर। ठीक है ना, तो इसलिए इसको देखो, इसका इलाज क्या है, ये कंप्रेस हो रही है नर्व, इसका इलाज क्या है, डिकम्प्रेशन। भाई कोई चीज कंप्रेस हो रही है उसको डिकम्प्रेस कर दो, अगर वो नर्व डैमेज हो गई है तो उसका रिपेयर कर दो, अगर वो नर्व कट गई है, दो हिस्सों में बट गई है, तो उन दोनों नर्व को बांध दो, एनास्टोमोसिस कर दो एंड टू एंड। अगर वो नर्व जो है मेरी मतलब कि एक तरह से डिजेनरेट हो गई है, तो दूसरी नर्व से उसकी ग्राफ्टिंग कर दो एक तरह से, बस ऐसे ही नॉर्मल सी सर्जरीज है। ठीक है, डिटेल में नहीं पढ़नी है, काम की नहीं है। तो ये एक ओवरऑल पार्ट है मेरा ट्रीटमेंट का। यहाँ से मैंने कवर किया मेरी पूरी की पूरी फेशियल नर्व पैल्सी को भी, यहाँ से हमारा फेशियल नर्व वाला पार्ट खत्म होता है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।